स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बायोलॉजी एक्सपर्ट। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं संसार में पाए जाने वाले सबसे सरलतम और सबसे सूक्ष्मतम जीव के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जिसकी कोशिका संसार में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सोचा। आज हम बात करने वाले हैं माइकोप्लाज्मा की। आपको मालूम है कि संसार में पाई जाने वाली जो सबसे छोटी कोशिका स्मॉलेस्ट सेल है वो होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिका की। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं माइकोप्लाज्मा की। तो चलिए माइकोप्लाज्मा पर हम बात करें। देखिए, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है कि माइकोप्लाज्मा जो है स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, संसार में पाया जाने वाला सबसे सरलतम और सबसे छोटा सूक्ष्म जीव है। सबसे छोटी कोशिका होने का श्रेय भी जो है माइकोप्लाज्मा के ही स्पीसीज को जाता है, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है, माइकोप्लाज्मा की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती और सेल वॉल ना पाए जाने के कारण इसकी संरचना जो है वो लगातार रूप बदलती रहती है, अर्थात बहुरूपता का गुण इसमें पाया जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म इसमें पाया जाता है। सामान्य तौर पर इनको पीपीएलओ कहा जाता है। पीपीएलओ कहा जाता है अर्थात प्लूरोन्यूमोनियल लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। प्लूरोन्यूमोनियल लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है जो पशुओं में बोवाइन प्लूरोन्यूमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। क्या बता भाई कि सामान्य तौर पर इनको पीपीएलओ कहा जाता है, प्लूरोन्यूमोनियल लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, जो पशुओं में केटल्स में जो है बोवाइन प्लूरोन्यूमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। यहाँ एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि माइकोप्लाज्मा को वायरस तथा बैक्टीरिया के बीच की कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। वायरस तथा बैक्टीरिया के बीच की जो कनेक्टिव लिंक है वह माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि माइकोप्लाज्मा की खोज किसने की। माइकोप्लाज्मा की खोज का श्रेय जो है नोकॉर्ड एंड राउस को जाता है, जिन्होंने 1998 में इसकी खोज की। ध्यान रखिएगा कि माइकोप्लाज्मा की खोज किसने की, नोकॉर्ड तथा राउस के द्वारा 1898 में 1898 में इसकी खोज की, जब उन्होंने प्लूरोन्यूमोनिया से ग्रसित, ध्यान दीजिएगा कि प्लूरोन्यूमोनिया से ग्रसित पशुओं के प्लूरल फ्लूइड में इसकी खोज की थी। ठीक है, प्लूरोन्यूमोनिया से ग्रसित पशु था और जब उसका अध्ययन कर रहे थे, वो स्टडी कर रहे थे, तो उस दौरान उनके प्लूरल फ्लूइड में जो है इसकी खोज की गई। इसके बाद देखिए डोई एट आल, डोई और उसके सहयोगियों के द्वारा 1967 में पोटैटो विचेस ब्रूम एंड एस्टर एलो, ध्यान रखिएगा कि डोई एट ऑल अर्थात डोई और उसके सहयोगियों के द्वारा 1967 में जब वो पोटैटो विचेस ब्रूम तथा एस्टर एलो का अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने सेल वॉल रहित संरचना को देखा। क्योंकि सेल वॉल नहीं पाई जाती थी, इस कारण से ये कैसे होते थे, अपना रूप बदल लेते थे, अर्थात पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर को देखा और उन्होंने इसको नाम दिया MLB अर्थात माइकोप्लाज्मा लाइक बॉडीज। ठीक है, जिसको आगे चलकर जो है बोरेल एट ऑल के द्वारा पीपीएलओ नाम दिया गया और यही पीपीएलओ बाद में जो है माइकोप्लाज्मा में कन्वर्ट हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि इसकी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई, नोकॉर्ड एंड राउस के द्वारा माइकोप्लाज्मा की खोज की गई। अब चूंकि हमारे पास इतनी जानकारी हो चुकी है, तो अब हम कह सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा क्या है। माइकोप्लाज्मा जीवाणु से छोटे तथा विशिष्ट प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है। ध्यान रखिएगा कि माइकोप्लाज्मा क्या है, जीवाणु से छोटे तथा विशिष्ट प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं जो कोशिका भित्ति विहीन तथा बहुरूपी होते हैं। सारी की सारी बातें जो है इसमें ये शामिल हो गई कि माइकोप्लाज्मा कैसे जीवाणु से छोटे हैं, प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव हैं, साथ ही इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है और ये पॉलीमॉर्फिज्म को शो करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा के सामान्य कैरेक्टर्स की, माइकोप्लाज्मा के सामान्य लक्षणों के। बिल्कुल सरल से कैरेक्टर है, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, जब हम इनके सामान्य लक्षणों की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये अत्यंत सूक्ष्म एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। भाई ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है। ध्यान क्या रखना है अपने को कि अत्यंत सूक्ष्म एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये अपना जो पोषण या
तो परजीवी के रूप में प्राप्त करते हैं या ये मृतोपजीवी के रूप में प्राप्त करते हैं। इस आधार पर जितने माइकोप्लाज्मा होते हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है, पहले परजीवी माइकोप्लाज्मा और दूसरा मृतोपजीवी माइकोप्लाज्मा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति अभाव होने के कारण इनका आकार अनिश्चित होता है, ये अपना रूप बदलते रहते हैं और इसी कारण से ये पॉलीमॉर्फिज्म या बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं। तो क्या प्रदर्शित कर रहे हैं भाई? ये बहुरूपता प्रदर्शित कर रहे हैं। चौथी बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि इनकी जो सेल है यह द्विस्तरीय इकाई झिल्ली द्वारा घिरी होती है तथा लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इनमें क्या होता है कि द्विस्तरीय इकाई झिल्ली पाई जाती है जो किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। एक और महत्वपूर्ण लक्षण इसमें हमने देखते हैं कि इसमें डीएनए तथा आरएनए दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। ये ग्राम नेगेटिव होते हैं। ठीक है, एक कैसे होते हैं भाई? ग्राम नेगेटिव होते हैं, अर्थात फिल्सन स्टेम के द्वारा जब इसको अभिरंजित किया जाता है तब ऐसी अवस्था में ये रंजक का इन पर प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात ये रंगते नहीं। ठीक है, एक और कैरेक्टर हम देखें कि ये रोगग्रस्त पौधे के फ्लोएम के चाली नलिकाओं में उपस्थित होते हैं। भाई जो रोगग्रस्त पौधा है उस रोगग्रस्त पौधे की जो फ्लोएम कोशिकाएं होती है, फ्लोएम कोशिकाएं की जो सीड ट्यूब होती है, चाली नलिकाएं होती है, उन चाली नलिकाओं में ये पाए जाते हैं। अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से द्विविखंडन, मुकुलन एवं प्राथमिक संरचनाओं या जिसको हम एलिमेंट्री बॉडीज कहते हैं के द्वारा होता है। तो ध्यान क्या रखना है कि इनमें जो रिप्रोडक्शन की क्रिया किसके माध्यम से होती है? द्विविखंडन के माध्यम से होती है या मुकुलन के द्वारा हो सकती है या फिर एलिमेंट्री बॉडीज के द्वारा होती है। इसके अलावा एक और कैरेक्टर्स की बात करें तो माइकोप्लाज्मा में चूंकि सेल वॉल नहीं पाई जाती है, इस कारण से एंटीबायोटिक्स का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, क्या बताया भाई मैंने? चूंकि इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती और सेल वॉल क्या काम करते हैं? वो एक निश्चित आकृति प्रदान करने के साथ साथ इनकी रक्षा करने का कार्य करते हैं। चूंकि सेल वॉल नहीं पाई जाती, इस कारण से जो कहना चाहिए एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अब हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की संरचना की। माइकोप्लाज्मा की संरचना जीवाणु की तरह होती है, बहुत ही सरल संरचना होती है, आसानी के साथ इसको आप बना सकते हैं। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा अगर जब इसका अध्ययन करते हैं तो हम मुख्य रूप से तीन बातों पर हम पहुंच चुके हैं कि तीन बातें इसकी कोशिकाओं में पाई जाती है। सबसे पहली बात ये यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय होते हैं, दूसरा प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक होते हैं इसका मतलब सीधा सा है कि इसमें सुसंगठित केंद्रक का अभाव होता है, सेल ऑर्गेनेल्स इसमें एब्सेंट होते हैं केवल 70 राइबोसोम को छोड़कर। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके चारों ओर जो है सेल वॉल नहीं पाई जाती है और सेल वॉल ना पाए जाने के कारण ये अनिश्चित आकृति शो करती है, अर्थात पॉलीमॉर्फिज्म का इसमें गुण पाया जाता है। अगर हम इसकी एक टिपिकल स्ट्रक्चर देखें तो हम क्या देखते हैं कि इस टिपिकल स्ट्रक्चर में इसके चारों ओर जो है एक लचीली झिल्ली पाई जाती है और इस लचीली झिल्ली को यूनिट मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसको क्या कहा जा सकता है भाई? यूनिट मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। यहां द्विस्तरीय झिल्ली के रूप में पाई जाती है जो लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। अगर हम इस सेल मेम्ब्रेन से अंदर की ओर चले जाएं तो इस सेल मेम्ब्रेन से अंदर की ओर इसका क्या पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। और इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो है इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए के रूप में पाया जाता है। और ये जो डीएनए होता है ये कैसा होता है भाई? द्विसूत्री डीएनए के रूप में होता है, डबल हेलिक्स डीएनए के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा इसके प्रोटोप्लाज्म में जो है मुख्य रूप से राइबोसोम कणिकाएं पाई जाती है। यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये जो राइबोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं? 70 राइबोसोम होते हैं। इसके अलावा इसमें राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए यहाँ पर पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि माइकोप्लाज्मा की जो संरचना है बिल्कुल सरल है। इस संरचना में क्या होता है कि ये अनियमित आकृति का है। इसमें सबसे बाहर की ओर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, उससे अंदर की ओर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है और प्रोटोप्लाज्म के अंदर डबल हेलिक्स डीएनए पाया जाता है। डीएनए के अलावा इसमें आरएनए पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। राइबोसोम 70 पाया जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो प्रोटीन्स है इसके अंदर पाई जाती है। चलिए जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है अब उस पर बात करते हैं कि माइकोप्लाज्मा द्वारा होने वाले रोग। आपको बता दें
कि माइकोप्लाज्मा की 60 से अधिक प्रजातियां ऐसी है जो मनुष्य, पशुओं में, पौधों में रोग उत्पन्न करने का कार्य करती है। अगर हम जंतुओं की स्पेशली बात करें, ये इंसेक्ट और मैमल्स में बहुत सारे रोग उत्पन्न करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं और वो रोग कारक कौन से, उनके नाम जरूर ध्यान रखिएगा। तो सबसे हम पहले बात करते हैं मानव में होने वाले रोग। मानव माइकोप्लाज्मा से मानव में होने वाले रोग, तो देखिए जो माइकोप्लाज्मा हेमिनस है, माइकोप्लाज्मा हेमिनस मनुष्य में जो है जननांग शोध इन्फ्लामेटरी जेनाइटिलिस रोग उत्पन्न करता है। इसके साथ साथ ये प्लूरोनिमोनिया रोग भी उत्पन्न करता है। किसकी बात कर रहा हूं भाई? माइकोप्लाज्मा हेमिनस की बात कर रहा हूं, जो क्या उत्पन्न कर रहा है? जननांग शोध और या प्लूरोनिमोनिया उत्पन्न कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा सेलाइवेरियम, ध्यान रखिएगा, माइकोप्लाज्मा सेलाइवेरियम श्वसन नाल में संक्रमण से संबंधित रोग उत्पन्न करता है। श्वसन नाल संक्रमण से रोग उत्पन्न करने वाला माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा सेलाइवेरियम। ठीक है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा फर्मेंटेंस बंध्यता या इनफर्टिलिटी को उत्पन्न करता है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी जो है प्राथमिक अप्रारूपीय न्यूमोनिया उत्पन्न करता है। ध्यान रखिएगा कि माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी जो है वो प्राथमिक अप्रारूपीय न्यूमोनिया रोग को उत्पन्न करता है। अब अगर हम बात करें जंतुओं में होने वाले रोगों की बात करें, तो जंतुओं में होने वाले रोग में गाय में होने वाला प्लूरोनिमोनिया रोग है। ठीक है। गाय में होने वाला कौन सा रोग है? प्लूरोनिमोनिया है, जो माइकोप्लाज्मा माइकोइडी के द्वारा उत्पन्न होता है। माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस के द्वारा यह रोग उत्पन्न होता है। वहीं पर भेड़ और बकरियों में एगेलेक्टिया रोग उत्पन्न होता है। भेड़ और बकरियों में कौन सा रोग उत्पन्न हो रहा है भाई? यहाँ पर ध्यान रखना है, एगेलेक्टिया रोग उत्पन्न हो रहा है। और इसका रोग कारक कौन सा माइकोप्लाज्मा है? माइकोप्लाज्मा एगेलेक्टी के द्वारा एगेलेक्टिया रोग उत्पन्न होता है, जो भेड़ बकरियों में उत्पन्न होता है। अब वहीं पर अगर हम बात करें पशुओं में पादप में होने वाले रोगों की बात करें, तो पादप में ये बहुत सारे रोगों को उत्पन्न करता है। अब पादप में कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकता है कि भाई पपीते का बंची टॉप रोग हो सकता है। ठीक है। बैगन का लिटिल लीफ रोग हो सकता है, या नारियल का लीथल येलोइंग रोग हो सकता है। देखिए, पपीते का बंची टॉप रोग, बैगन का लिटिल लीफ रोग, नारियल का लीथल येलोइंग रोग, फिर इसके अलावा एरी का येलो रोग, इसके अलावा येलो सैंडल स्पाइक डिसीज, अर्थात चंदन में जो है येलो सैंडल स्पाइक डिसीज भी इसके द्वारा उत्पन्न होती है। इनकी पहचान क्या होती है? अगर मान के चलिए किसी प्लांट में ये रोग जब उत्पन्न हो जाते हैं तो उनकी पत्तियों का डेवलपमेंट नहीं होता है, उनका रंग बदल जाता है, उनका विकास नहीं होता, फूल नहीं लगते, ये साथ ही ये स्टंट ग्रोथ हो जाती है। ये सारे के सारे जो लक्षण है वो प्लांट डिसीज में दिखाई देते हैं। तो चलिए अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि इनका संक्रमण कैसे होता होगा? भाई सीधी सी बात है, संक्रमण की अगर हम बात कर रहे हैं तो मान के चलिए कि ऐसा कोई प्लांट है जिसमें रोग है, और उसका अगर हमने कलम काट कर लगा दिया जाए तो क्या होगा कि जो नया पौधा बनेगा उसमें भी जो है ये रोग उत्पन्न हो सकते हैं। या कहना चाहिए अमरबेल के माध्यम से, अमरबेल आपको मालूम है बहुत सारे पौधों में जो है पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। अगर कल्पना कीजिए कि ये ऐसे होस्ट पर है जो रोग से ग्रसित है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाले रोग से ग्रसित है, और वहां पर अमरबेल है, तो अमरबेल के माध्यम से जो है वो दूसरे पौधों में पहुंच सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके माध्यम से जो है इनका संक्रमण होता है। तो संक्रमण से बचने के लिए, रोगों से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए? रोगों से बचने के लिए जो है उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करने वाले प्रतिजैविकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जनरली माइकोप्लाज्मा पर प्रतिजैविकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रतिजैविक हैं जैसे टेट्रासाइक्लिन। ठीक है। टेट्रासाइक्लिन जो है इस पर इसका प्रभाव माइकोप्लाज्मा पर पड़ता है, तो ऐसे ही प्रतिजैविकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा, रोगी पौधे को गर्म उपचार दिया जाना चाहिए। रोगी पौधे को गर्म उपचार दिया जाना चाहिए, मतलब उसको जो है गर्म हवा दी जानी चाहिए, जिससे कि ये आसानी के साथ ठीक हो सके। इसके अलावा सल्फर ड्रग का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। सल्फर ड्रग का इस्तेमाल भी इसके लिए किया जा सकता है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि इस प्रकार से आपने माइकोप्लाज्मा देखा,
माइकोप्लाज्मा में मुख्य रूप से 4 बातों पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। सबसे पहली चीज, माइकोप्लाज्मा क्या है, इसकी खोज किसने की। ठीक है, इसके अलावा ये पहली बात हो गई। पहली बात क्या हो गई भाई, माइकोप्लाज्मा क्या है, इसकी खोज किसने की। दूसरी बात क्या है, माइकोप्लाज्मा की सामान्य संरचना क्या है। ठीक है, एक टिपिकल स्ट्रक्चर क्या है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि माइकोप्लाज्मा के सामान्य लक्षण क्या है। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात कि माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाले। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, और यह वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।